नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। ओमकार जी, अयोध्या नगरी के तो भाग्य खुल गए हैं, रामलला को महल मिलने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बहुत कुछ कर दिया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, अत्याधुनिक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, 2 अमृत भारत के साथ ही 6 वंदे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है और इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो है सदमे में है। क्या कहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है और देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, इसको लेकर के उनका एक रोड मैप है। वो उस रोड मैप पर बहुत संकल्पबद्ध तरीके से अनुशासित होकर के बहुत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी। अब विपक्ष का क्या रोड मैप है, ये इनका भारत के बारे में नज़रिया क्या है, ये किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, ये उनके साथ है। और जो देश की जनता है वो अब नीर क्षीर करने में सक्षम है। जी। ये संचार का युग है, सोशल मीडिया का युग है। बहुत जल्दी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनकी भी पहचान हो जाती है, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी भी शिनाख्त हो जाती है। मतदाताओं को निर्णय लेने में, फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि हमारे लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, देश की बेहतरी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कौन काम कर रहा है, उसमें बाधक बनने की चेष्टा कौन कर रहा है, और जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, उसको, इन चीज़ों को रोक कौन रहा है, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और जब जब राष्ट्र के विकास की बात होती है, प्राइड की बात होती है, तब लोगों का ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगते हैं, ये भी पब्लिक समझ रही है। देखिए, जब प्रयास किसी के विफल होने लगे तो उसके बाद साजिश शुरू हो जाती है। यानी कोशिशें जहां विफल होने लगे वहां साजिशें रची जाने लगती हैं, और साजिशों को पहचानने की क्षमता कम से कम अब भारतीय जनता में तो है। ये हम 2011-12 के बाद से ही देख रहे हैं। 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाला यूपीए सत्तारूढ़ था 10 साल के लिए, 2004 से 2014 के बीच। और उन 10 सालों में देश ने क्या क्या देखा है, क्या क्या झेला है, ये सब जानते हैं। उनको रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। किस कदर भ्रष्टाचार हो रहे थे, घोटाले हो रहे थे, हर योजना जो है वो इसी तरह की गड़बड़ियों की भेंट चढ़ रही थी। खुद एक जमाने में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने ये एक्सेप्ट किया था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो जो लाभार्थी है जिसके लिए भेजते हैं उसकी जेब में तो कुल 15 पैसे पहुंचते हैं। जी। आज कम से कम ऐसा नहीं है। आज जो सरकार है वो, उसने जो लीकेज था, जो भ्रष्टाचार था, जो घोटाले थे, जो दलाली थी, यहाँ तक के रक्षा सौदों में भी जो दलाली हुआ करती थी, उस पर नकेल कस दी है। जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सीबीआई भी, ईडी भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी छापेमारी कर रहा है अलग अलग राज्यों में। लोगों को, ऐसे लोगों को वहां भेज रहा है जहां उनकी सही जगह है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत बदल रहा है। और
बदलते हुए भारत को यदि कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी, वो चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, कुछ पश्चिमी देश हों, यहाँ तक के कनाडा से लेकर के कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ खाड़ी के देश और टर्की जैसे जो अ, वाहियात देश हैं, वो अगर नहीं पचा पा रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, भारत की प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे तो ये लगता है एक विश्लेषक के तौर पर कि देश अब बहुत तेज़ गति से आगे कदम बढ़ा चुका है, इनको रोकना अब इनके बूते है नहीं, जो देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कुछ ताकतें उनको रोकने की चेष्टा करते रहते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, और ये जो योजनाएं हैं, ये मात्र एक झांकी है, और 22 जनवरी अभी बाकी है। लेकिन कुछ पार्टीज जो हैं, ऊहापोह में पड़ी हुई हैं कि वहाँ जाया जाए या ना जाया जाए, और कुछ स्पष्ट भी कर चुकी है कि उन्हें नहीं जाना है, लाइक सीताराम येचुरी जैसे लोग। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे सुर सुनाई दे रहे हैं कि वो इस आयोजन में नहीं जाएंगे। तो ये उनकी बदकिस्मती है, क्या कहते हैं आप? देखिए, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास में झाँकना पड़ेगा, अपने गौरवशाली जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, उसको हमें एक तरीके से देखना पड़ेगा कि हम क्या थे, क्या बना दिए गए और जो हमारी मूल पहचान थी, उसको किस तरीके से नष्ट करने की साजिशें रची गईं पिछले कई दशकों में, बल्कि सदियों में। भारत हिंदुस्तान कहलाता था, भारत हिंदुओं का देश था, सनातनियों का देश था, हजारों लाखों मंदिरों के लिए जाना जाता था और इतिहास उठा करके देखें तो चाहे गुप्त काल हो या मौर्य काल हो, बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं अतीत में जिनकी आप मिसालें दे दे सकते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के महाराणा प्रताप और ऐसे बहुत सारे मतलब शासक हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भारत का जो गौरव था उसको बढ़ाने का काम किया था। जी। लेकिन पहले मुगलों ने जो हमारा सांस्कृतिक पहचान थी उसको नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे मंदिर थे, धर्म स्थल थे, उनको तोड़ा, उनकी जगहों पर मस्जिदें बना दी गई, तरह-तरह के अत्याचार किए गए, जो हमारे गुरु थे सिखों के, उन पर अत्याचार किए गए, उनके जो सुपुत्र थे, उनके साथ अत्याचार किए गए। मतलब हर तरीके से एक दहशत का वातावरण बना करके और ये एक प्रयास किया गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो अपने कम से कम इस मनोरथ में, इन साजिशों में तो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक अलग तरीके से हम लोगों को विभाजित किया, विखंडन किया हमारा, कई खाँचों में बाँट दिया। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मुसलमानों को भी कई खाँचों में बाँट दिया, आप अहमदी हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। फिर जब पाकिस्तान बना, विभाजन हो गया, तो भी हमारी शक्ति को कम करने की कोशिश की गई। 71 में फिर बांग्लादेश बना, यानी हमको तोड़ा गया, कई तरीके से तोड़ा गया। और जो आज़ादी के बाद इस देश में सरकारें बनी, उन्होंने भी एक तरीके से उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया और जो इतिहास लिखा गया और जो इतिहास लिखने वाले थे, वामपंथी सोच के जितने भी ये रोमिला थापर से लेकर के बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। रोमिला थापर से लेकर के बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। अकबर को महान बताया गया, बाबर जैसे आक्रांता और जिन्होंने जो हमारे आस्था पुरुष थे, भगवान राम से लेकर के श्री कृष्ण, जो हमारी एक्चुअल में पहचान थे,
उनके जन्म स्थलों पर भी कब्जे करके वहां पर मस्जिदें खड़ी करने का काम किया। तो ये एक लंबा दौर था हमारी पहचान को मिटाने का। और सौभाग्य कह लीजिए या राम की कृपा कह लीजिए या कुछ भी जी, कहिए, अब एक ऐसी सरकार है जो हमारा जो नष्ट किया गया सांस्कृतिक गौरव था, जो प्रतिष्ठा थी, उसको बहाल करने की दिशा में संकल्पबद्ध तरीके से निरंतरता में आगे बढ़ रही है। और नरेंद्र मोदी को मैं श्रेय दूंगा। और ये एक और संयोग और सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर मिले हैं। वो जो उनका विजन है, जो जहां वो देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़े सहयोगी बन रहे हैं। तो ये एक, मैं फिर से कहूँगा कि स्वर्ण काल की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अपनी जो पहचान जो खो गई थी, उसको वापस पाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि कांग्रेस, सीताराम येचुरी ये क्या कह रहे हैं या कुछ और क्या कह रहे हैं। तो देखिए, ये जो विलाप है ये चलेगा, क्योंकि ये इन्होंने जो साजिशें रची थी और अतीत में मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो साजिशें की थी तोड़ने की, ये उसी के वाहक थे, उसी को आगे बढ़ा रहे थे, उसी पर इनकी राजनीति चल रही थी, उसी के बेस पर इनकी सत्ताएं टिकी हुई थी। और ये हर तरह के अनाचार, भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले और जो हिंदू आबादी है उसको अपमानित करने का, उपेक्षित करने का एक लगातार प्रयास कर रहे थे। भारत का जनमानस अब बदल रहा है और ये हम 2011-12 के बाद से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी ये समझ चुका था कि एक्चुअल में खेल हो क्या रहा है। और तब एक जो होता है कि अंधकार में कहीं कोई एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, एक रोशनी जो है वो हमें हमारे भीतर आशा का संचार करती है। तो वो हमने देखा कि वो चीज़ें हो रही हैं, तो फिर लोगों ने उस दिशा में बढ़ने का फैसला कर लिया। अब कौन फूफा बन करके, गाल फुला करके कहाँ बैठा हुआ है, उसके जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या जब घर में शादी होती है, कोई शुभ काज होता है, तो कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कई संबंधी ऐसे होते हैं, जो बेवजह की ऐंठ दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि अब उनको मनाया भी जाएगा, उनके मनुहार करके उनको किसी तरीके से शामिल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब समय ऐसा आ गया है कि जितने ये गाल फुलाने वाले लोग हैं या किसी तरह की टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं या जो शुभ काज में विघ्न पैदा करने वाले लोग हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ना चाहिए। जनता सब देख रही है, समझ भी रही है, वो फैसला भी कर चुकी है। और जिस तरह का गौरव का अनुभव इधर लोग कर रहे हैं, मैं तो कई सीन देख कर के इतना भाव विवल हो गया। जब प्रधानमंत्री अयोध्या गए और जी। रोड शो कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो जनकपुरी से आए थे, नेपाल से आए थे, जो सीतामढ़ी बिहार से आए थे, वो खड़े होकर के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि टाट पट्टी में बैठने के लिए भगवान को, उनकी रामलला की आकृति को, प्रतिमा को विवश कर दिया जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। और अब वो एक वैभवशाली, भव्य और दिव्य मंदिर में जा रहे हैं। इससे ज़्यादा गौरव की बात और संतोष की बात कोई हो भी नहीं सकती है। तो ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ काल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कौन क्या विलाप कर रहा है, इस चक्कर में हमें पड़ना भी नहीं चाहिए। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो रामलला को उनका स्थान मिल रहा है, उससे खुश तो हैं ही, लेकिन उनको मोदी में राम दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए, आपने भी देखा, आपने नोटिस किया, वो इसलिए देख करके भाव विह्वल हो रहे थे कि उनको
मोदी जी में राम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कपिल सिब्बल जैसे जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि राम हमारे दिल में बसते हैं, हमें वहाँ जाना नहीं है। ये कौन-सा कानून पढ़ा रहे हैं या अपने मन का गुबार निकाल रहे हैं ये? नहीं, कपिल सिब्बल हैं क्या? उनकी हैसियत क्या है? वो कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सिर्फ़ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं और ये इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मीडिया में भी एक ऐसा वर्ग है जी। जो ऐसे लोगों के कंधों पर बंदूक रख कर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जी, मीडिया जी। में भी ऐसे लोग हैं। इसलिए इन लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाना चाहिए, इनकी कोई कवरेज नहीं होनी चाहिए, जो कवरेज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हमें तो इनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा के लायक भी नहीं है। जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, ये वो लोग हैं जो हमेशा से ही मौलानाओं के साथ चलते रहे। अगर थोड़ा पीछे मुड़ कर के देखें तो अक्सर इन्होंने ऐसे ही काम किए जैसे ये अब दिखा रहे हैं। अब इन्हें डर लग रहा है अयोध्या जाएँ कि ना जाएँ। मतलब राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, ये इससे पहले शायद किसी ने कभी देखा नहीं होगा। इन्हें ये लग रहा है कि अयोध्या जाएँगे तो हमारे जो मुस्लिम वोट हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएँगे। क्या कहते हैं आप? नहीं, इनको तो बस वो खाली तस्वीर दिखा देनी चाहिए कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किसका अधिकार हो, इसको लेकर के जो पिटिशनर थे, एग्ज़ैक्टली। वो वो और उनका परिवार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहा था और जी, यही हमारी एक्चुअल में मूल संस्कृति है भारत की। अब ये मैं वो टिप्पणी करना नहीं चाहता कि ठीक है, वकालत इनका प्रोफ़ेशन है और अपने प्रोफ़ेशन में हर आदमी को ये हक है कि वो किसी पक्ष की पैरवी कोर्ट में करे। इसके लिए इनको बहुत मोटी फ़ीस मिलती है, तो वो अब फ़ीस के लिए कर रहे थे या कोई दूसरी मानसिकता के वशीभूत कर रहे थे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। जो मैंने बताया कि जो पिटिशनर था वो और उसका परिवार अगर जी, प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहा है, तो यहाँ बात खत्म हो जाती है। जी। आपने सही कहा कि यह बात खत्म हो जाती है, लेकिन सर आप ये देखिए कि हमेशा कांग्रेस ने 2 नाव में सवारी की है। उसे हिंदू वोट भी चाहिए, उसे मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो ये सब देख कर के ये नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है राम विरोधी है, यही ना हुआ? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये पहचान की एक लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अपनी पहचान, अपनी संबद्धता किसके साथ शो करना चाहती है, ये कांग्रेस के ऊपर है। जो भारतीय जनता है, जो भारत का जनमानस है, वो अब क्या शो कर रहा है, ये कांग्रेस के भी सामने है, येचुरी जैसों के सामने भी है, सिब्बल जैसों के सामने भी है और पूरी दुनिया के सामने है कि एक्चुअल में भारत की जो पहचान है, जिसके लिए भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास जाना जाता है, जो पुरानी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, अब भारत का जो आम जनमानस है, उसने उस दिशा में चलने का फैसला कर लिया है। अब ये अगर साथ चलना चाहते हैं, तो ठीक है, नहीं चलना चाहते हैं, तो वो अब उनके ऊपर है कि वो किसके साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं। अगर उन्होंने स्वयं को नष्ट करने का फैसला कर लिया है, तो हमारी तो शुभकामनाएँ ही उनके साथ हैं, हम क्यों उनको आत्महत्या करने से रोकें? अगर उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएँ उनको। उस बात पे भी मैं आती हूँ सर। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि इतना भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, इतना दिव्य प्रोग्राम होने जा रहा है और इतना कुछ अयोध्या को मिल गया है। अगर आपने कभी 10 साल पहले अयोध्या में जाकर के देखा हो और आज जो अयोध्या दिख रही है, टोटली डिफरेंट। लेकिन ये इस पूरे प्रोग्राम को कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रोग्राम है। उसको सरकारी प्रोग्राम घोषित करने पे तुले हुए हैं। इस तरीके के बयान कांग्रेसी खेमे से आ रहे हैं।
आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सरकारों को चुनता कौन है? वो पैराशूट से आती हैं क्या? या जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पैराशूट से नीचे उतरे हैं, उसी तरीके से क्या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं? जो जनता है वो सरकारों को चुनती है। दूसरी बात ये है कि अलग-अलग अवसरों पर अगर इस देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम थे, जो प्रोजेक्ट थे, उनसे संबद्ध रहे हैं, उनके शिलान्यास से लेकर के उनके लोकार्पण तक, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से पाप कर रखे हैं? या नरेंद्र मोदी को कौन-सा आपकी परमिशन की या आपके सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है कि पहले आप उनको अनुमति देंगे या 10 जनपद उनको अनुमति देगा? वो किसी के मोहताज हैं क्या? वो सोनिया गांधी के मोहताज हैं क्या? या किसी ख़ास विचारधारा में डूबे हुए और उन्हीं विचारधारा के लोगों के वोटों पर जीवित रहने वाले प्राणियों की परमिशन के लिए मोहताज हैं क्या? करोड़ों करोड़ जनता जो है उनको प्यार करती है और ये अलग-अलग अवसरों पर गुजरात में चाहे वो रोड शो करते हों तो दोनों तरफ जिस तरीके से लोग खड़े होकर के पुष्प वर्षा करते हैं, वाराणसी में जब वो जाते हैं जिस तरीके से उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, अयोध्या में भी वो अगर जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के रास्ते में जिस तरीके से उनका स्वागत होता है, जिस तरह लोग मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, बच्चों से लेकर के स्त्रियाँ, बड़े बुजुर्ग, महात्मा, संत, वर्ग, अलग-अलग वर्ग के लोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति प्यार दिखाते हैं, आस्था दिखाते हैं, अनुराग दिखाते हैं, ये क्या शो करता है? तो आप विलाप करते रहिए, आप बहानेबाज़ी करते रहिए। देश की जनता अगर उनको प्यार कर रही है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? या तो आप भी ऐसे काम करिए कि आपको भी लोग इतना सम्मान देना शुरू करें। आप पर भी लोग इतना भरोसा करना शुरू करें जितना प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। इनका जो विलाप है वो ये है कि इनको साफ-साफ दीवार से लेकर के आकाश तक पर बहुत मोटे-मोटे शब्दों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में कहीं बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी और ताजपोशी होने जा रही है। जी, जी। इसलिए इनका विलाप जैसे-जैसे लोकसभा के चुनाव और करीब आएँगे वो और भी दहाड़े मार-मार करके रोते हुए दिखाई देंगे आपको और हमको, उसके लिए हमें जी। मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि 2024 में क्या 400 प्लस जो मैं आपके चैनल पे भी एक दिन देख रही थी, क्या है? 400 प्लस तक पहुँचेंगे या उससे भी ज़्यादा? एक तो एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा-सा अपने को अलग करना पड़ेगा कि चूँकि काशी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं या केदारपुरी में या उज्जैन महाकाल नगरी में या सोमनाथ में या चार धाम यात्रा या जो अभी काशी में भी सर्वे में जो कुछ हुआ है और इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो कोर्ट के आदेश आए हैं या भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 350 सीटें जीतेंगे या 400 सीटें जीतेंगे। हमें इस आकलन से बचना चाहिए। हमें विश्वास इस बात पर करना चाहिए कि एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने और जो 16 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई है भारत के विकास की प्रक्रिया में। क्योंकि अगर हम आज विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, अगर हमारी जीडीपी जो है वो 6-7 साढ़े 7 के आसपास बनी हुई है, अगर बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ गरीबों को छत मिली है इस सरकार के प्रयासों से या वित्त पोषण से, अगर उनको गैस सिलेंडर मिले हैं, अगर उनको शौचालय मिले हैं,
अगर उनको बिजली के कनेक्शन मिले हैं, यानी उनका जीवन स्तर अगर अगर झोपड़पट्टी के बजाय आज वो पक्के मकानों की छत उनके ऊपर है, तो उनका जो जीवन बदल रहा है, उनके जो जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो उसकी वजह से चुने जाएँगे 2024 में। ये भी एक सहायक है कि जो हमारी मूल पहचान है, जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है और जो जो हमारे तीर्थ स्थल रहे हैं, उनका भी गौरव बढ़ाया है, उनका जो एक पहचान थी उसको फिर से उन्होंने प्रतिष्ठापित किया है। लेकिन एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो काम किए हैं, जो गरीब, जो वंचित, जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए परिवार थे, लोग थे, उनका जो जीवन स्तर उन्होंने बदला है, तो वो एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। और एक उदाहरण ही काफ़ी है, जब वो मीरा माझी के यहाँ कल अयोध्या में गए थे। जी, अचानक पहुँचे थे, परिवार को भी कुछ ही समय पहले पता लगा था कि कोई बड़ा नेता आ रहा है। ये जी, नहीं बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वो चौंक गए। उन्होंने उनके पैर छुए तो उल्टे प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए जी, और कहा कि ऐसा मत करो। फिर बैठ कर के 10-15 मिनट उनके साथ चाय पी। फिर उनसे पूछा कि जो आवास है ये, इसका पैसा आपको कैसे-कैसे मिला? कितनी किस्तों में मिला? एक ही मुश्त मिला कि नहीं मिला? किसी ने कोई रिश्वत तो नहीं माँगी? उज्ज्वला का कनेक्शन कब मिला, यानी गैस का कनेक्शन कब मिला? ये एक प्रमाण है इस बात का, और वो 10 करोड़वीं महिला है जिसको उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है। यानी उनसे पहले 9 करोड़ न 90 लाख 999 महिलाओं को कनेक्शन मिल चुके थे। वो जी, 10वीं करोड़ महिला थी जिसके यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे। यानी 10 करोड़ परिवार में अगर उज्ज्वला का कनेक्शन पहुँचा है, तो आपको क्या लगता है उस परिवार में कम से कम 3 आदमी तो होंगे और अधिकतम 5 लोग होंगे। तो वो प्रधानमंत्री के हुए या नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के हुए या नहीं हुए। तो अब एग्ज़ैक्टली। आप ये कभी कहेंगे कि ईवीएम में खराबी है, कभी कहेंगे कि साहब ये हो गया है, कभी कहेंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन में, लोकार्पण में या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये विलाप करेंगे और इनका रुदन और तेज होने वाला है जब तक ये लोकसभा के चुनाव हो नहीं जाएंगे। इनको पता है कि दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, ये जी, साफ-साफ पढ़ रहे हैं, वरना ज़रूरत नहीं थी इनको कि इतने विरोधों के बावजूद, अंतर विरोधों के बावजूद, एक-दूसरे को गाली-गलौच करने के बावजूद 26 या 28 दलों के नेता बार-बार मिल कर के बैठ रहे हों और संयोजक भी तय ना कर पा रहे हों। जी, जी। तो ये इनकी मजबूरी है कि इकट्ठा हो जाओ किसी तरीके से, शायद इसी से कुछ भला हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का मानस बन चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे तो लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं, उसके परिणाम कई कारकों पे निर्भर करेंगे ऑब्वियसली, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति भी रहेगी, विपक्षी दलों की स्थिति भी रहेगी, जो कि आपने अभी अंडरलाइन किया। और ये जो अयोध्या नगरी का पूरा कायाकल्प हुआ है, मैं आपसे इस पे एक कंप्लीट टिप्पणी लेना चाहूँगी, क्लोजिंग टिप्पणी। देखिए, केवल अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या का तो कायाकल्प ख़ैर हो ही रहा है, और एक ये उम्मीद की जा रही है कि अभी फ़ौरी तौर पर वहाँ साल में कम से कम 10 लाख पर्यटक तो, और जो आस्थावान हैं, वो पहुँचेंगे। अभी जो वहाँ का एयरपोर्ट है, वो 10 लाख लोगों के को रिसीव करने के लिए तैयार है। रेलवे जंक्शन जो अभी अयोध्या धाम जिसका नाम रखा गया है, वहाँ से भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस के लिए ट्रेन्स जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, और जी, नई ट्रेन जैसे-जैसे वहाँ लोगों का आवागमन बढ़ेगा वो होगी। उसके अनुरूप वहाँ पर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। अब उसके लिए होटल भी हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, अलग-अलग राज्यों के भवन भी हैं, जैसे नई दिल्ली में है, हरियाणा भवन है, हिमाचल भवन है, आपका पंजाब भवन है।
उड़ीसा भवन है, बिहार भवन है, मध्य प्रदेश राजस्थान भवन है, तो महाराष्ट्र भवन है। ऐसे ही अयोध्या में भी सबको भूमि दी जा रही है कि वो राज्य सरकारें वहां पर अपने भवन तैयार कर लें। कितने रोजगार जनरेट होने वाले हैं, और जो इको को भी ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए, उसी नेचर के जो उद्योग धंधे हैं उनको वहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का मतलब है कि पूरी दुनिया से जो राम भक्त हैं वो सुगमता के साथ सीधे अयोध्या में लैंड कर सकें। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आगे चल कर के स्थितियां परिस्थितियां क्या होने वाली है। वेटिकन सिटी एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन उसकी इकोनॉमी इसलिए हाई लेवल पर है क्योंकि वहाँ दुनिया भर से जो ईसाई हैं वो पहुँचते हैं, और वो जाहिर है कोई पहुँचता है तो खर्चे करता है, होटल में रुकता है, कहीं घूमने जाना है तो वहाँ भी जाता है, वहाँ भी जो पोप बैठते हैं वहाँ पर भी जो है अपना कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से मक्का दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में रह रहे हों, यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हों, अमेरिका में रह रहे हों, एशियन देशों में रह रहे हों, खाड़ी के देशों में रह रहे हों, सब पहुँचते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के हमारे पूरब में जितने भी देश हैं वहाँ से लोग पहुँचते हैं। तो कितनी इकोनॉमी बूस्ट होती है उन लोगों की, इसका अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं। अकेले अयोध्या और काशी, और इसके बाद मथुरा से भी संकेत मिल ही रहे हैं कि होगा, वहाँ भी आवागमन शुरू होगा लोगों का। तो कितना बड़ा आर्थिक एक बूस्ट मिलने वाला है प्रदेश को, और इंडिविजुअली अयोध्या नगर निगम को, काशी नगर निगम को, वाराणसी नगर निगम को, मथुरा को, ये कितनी बड़ी इकोनॉमी बन करके उभरेंगी इसका अंदाजा अभी लोगों को है नहीं। एग्जैक्टली जब ये पूरी तरीके से सारी योजनाएं जमीन पर उतर आएंगी। अभी भगवान राम मंदिर का मतलब पहली मंजिल तैयार है जहां पर उनको प्रतिष्ठापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी 2 मंजिलें और बननी हैं, और कुछ आसपास के जितने प्रोजेक्ट हैं वो भी तैयार होने हैं। उसमें अभी 1.5 साल 2 साल लगेगा, पर अभी वो टाट पट्टी में जो बैठे थे उनको कम से कम अपना एक दिव्य और भव्य भवन मिल गया है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट जमीन पर उतरेंगे, उसके बाद आप देखिएगा अयोध्या नगरी की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, और जो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिकली भी वो कितना वाइब्रेंट होगा इसका अंदाजा लगा नहीं सकते हैं अभी। और 5 साल बीतने दो, तब वहाँ की जो भव्यता है वो एक अलग स्तर पर होगी, और पूरी दुनिया में अगर कोई भारत का एक आध्यात्मिक केंद्र, आकर्षण का बिंदु बनेगा तो उसका नाम अयोध्या होगा। बहुत सही कहा आपने सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या में कर दिया है वो एक झांकी है, और 22 जनवरी का दिन अभी बाकी है, और फिर उसके बाद जो एक कहना चाहिए कि विकास की बयार बहने वाली है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।